नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे तत्व के रहस्य को खोलते हैं जो हमारे डीएनए से लेकर दूर आसमान के सितारों तक हर जगह है। ये हमारे जीवन का, हमारी दुनिया का मूल आधार है, पर इसमें एक बहुत गहरा विरोधाभास भी छुपा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्बन की। पर यहीं पर एक मजेदार पहेली सामने आती है। कार्बन अगर जिंदगी की नींव है, तो फिर ये हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत का सिर्फ 0.02% हिस्सा ही क्यों है? ये अपने आप में एक विरोधाभास है। सबसे जरूरी एलिमेंट लेकिन सबसे दुर्लभ में से एक। तो सवाल यही उठता है, अगर कार्बन इतना कम है तो आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना जरूरी बनाता है? चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं और कार्बन के उन अनोखे गुणों को जानते हैं जो इसे जीवन का अल्टीमेट बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं। कार्बन की खासियत छिपी है इसकी, कह सकते हैं, 3 सुपर पावर्स में। और पहली है इसकी जुड़ने की अविश्वसनीय क्षमता। ये कुदरत का परम कनेक्टर है। और ये सब कुछ शुरू होता है एक जादुई नंबर से, 4। कार्बन के सबसे बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें वो दूसरे एटम्स के साथ शेयर कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो एक साथ 4 मजबूत बॉन्ड बना सकता है। साइंस की भाषा में इसी को कहते हैं टेट्रावैलेंसी। 4 बॉन्ड बनाने की ये क्षमता कार्बन को एक बेहतरीन बिल्डिंग ब्लॉक बना देती है। सोचिए, एक कार्बन एटम बीच में है और 4 हाइड्रोजन एटम उससे जुड़कर एक मजबूत 3D पिरामिड जैसी शक्ल बना लेते हैं। यही तो है मीथेन। ये प्रकृति के लेगो सेट का सबसे पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा है। ठीक है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, बड़ी बात है, लेकिन इसकी असली ताकत तो तब दिखती है जब ये खुद से ही जुड़ने लगता है। चलिए इसकी दूसरी सुपर पावर देखते हैं। इस कमाल के गुण का एक नाम है कैटनेशन। ये कार्बन की खुद के ही एटम्स के साथ जुड़कर लगभग कभी न खत्म होने वाली चेन बनाने की काबिलियत है। और इस मामले में कार्बन का कोई मुकाबला नहीं। कोई दूसरा एलिमेंट इसके आसपास भी नहीं आता, जिससे बड़े और जटिल मॉलिक्यूल बनाना मुमकिन हो जाता है। और कैटनेशन की असली ताकत देखिए। कार्बन के एटम जुड़कर सीधी लंबी चेन बना सकते हैं। वो पेड़ों की डालियों की तरह अलग अलग दिशाओं में फैल सकते हैं, या फिर वो खुद में ही मुड़कर साइक्लोहेक्सेन जैसे मजबूत छल्ले भी बना सकते हैं। यही मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी है जो जिंदगी बनाने के लिए चाहिए। अब आते हैं कार्बन की आखिरी और शायद सबसे हैरान कर देने वाली सुपर पावर पर। ये एक सच्चा शेप शिफ्टर है। मतलब ये अलग अलग तरह के बॉन्ड बना सकता है और बिल्कुल अलग अलग शक्लों में मौजूद रह सकता है। बात यह है कि कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स तक ही सीमित नहीं है। ये दूसरे एटम्स के साथ 4 या 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इससे इसकी वर्सैटिलिटी और बढ़ जाती है, जिससे और भी ज्यादा जटिल स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शंस हो पाते हैं। और ये बात कितनी कमाल की है कि एक ही एलिमेंट, सिर्फ कार्बन, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा भी बना सकता है और सबसे नरम फिसलन वाली चीजों में से एक ग्रेफाइट भी। ये मुमकिन कैसे है? ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वो कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। इसी को एलोट्रॉप्स कहा जाता है। तो इसका राज क्या है? देखिए, हीरे में हर कार्बन एटम 4 और एटम से जुड़कर एक बहुत ही मजबूत, एक 3D जाल जैसा बना लेता है। इसी से वो इतना सख्त होता है। वहीं दूसरी तरफ ग्रेफाइट में एटम सपाट चादरों में होते हैं। ये चादरें एक दूसरे पर आराम से फिसलती हैं, जिससे ये नरम और चिकना होता है। सोचिए, एक ही एलिमेंट, बिल्कुल अलग अलग गुण, बस एटम्स के अरेंजमेंट का फर्क है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कार्बन के और भी दिलचस्प रूप हैं। ग्राफीन, जो ग्राफाइट की सिर्फ एक एटम जितनी मोटी परत है, एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत मटेरियल है। फिर है फुलरीन, जो फुटबॉल के आकार के मॉलिक्यूल हैं, और कार्बन नैनोट्यूब्स, जो ग्राफीन की ही रोल्ड अप शीट्स हैं। ये सब कार्बन की जबरदस्त अडेप्टेबिलिटी को दिखाते हैं। तो कार्बन की इन सारी सुपर पावर्स का नतीजा क्या निकलता है? ये केमिस्ट्री की दुनिया को 2 हिस्सों में साफ साफ बांट देता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच। चलिए इस फर्क को देखते हैं। एक तरफ है कार्बन से बना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरी तरफ है नमक जैसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अंतर एकदम साफ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं और वो अक्सर ज्वलनशील होते हैं। ये सब उनके कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आयनिक बॉन्ड उन्हें बिल्कुल अलग गुण देते हैं। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने कार्बन की 3 सुपर पावर्स देखी हैं। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर
हमारे असली सवाल का जवाब कैसे देते हैं? जैसा कि केमिस्ट्री लिब्रे टेक्स्ट्स में कहा गया है, कार्बन में एक ऐसी केमिकल डाइवर्सिटी है जो किसी भी दूसरे केमिकल एलिमेंट में नहीं मिलती। यही इस पूरे रहस्य का सार है। तो सवाल फिर वही, कार्बन इतना खास क्यों है? देखिए, ये कोई एक खूबी नहीं है, बल्कि इन सब का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। टेट्रावैलेंसी यानी 4 बॉन्ड बनाने की ताकत, केटिनेशन यानी खुद से जुड़कर लंबी चेन बनाने की काबिलियत और अलग अलग तरह के बॉन्ड बनाने की क्षमता, और इन सब के साथ साथ इसका छोटा आकार इन सभी बॉन्ड्स को असाधारण रूप से मजबूत और स्थिर बनाता है। यही कॉम्बिनेशन इसे जीवन के लिए एकदम परफेक्ट बेस बनाता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। हम जानते हैं कि इस धरती पर तो जीवन का तत्व कार्बन ही है, लेकिन क्या ऐसा ही होना जरूरी था? क्या जीवन किसी और चीज से, जैसे कि सिलिकॉन से भी बन सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस असाधारण एलिमेंट की अनोखी और शायद पूरे ब्रह्मांड में खास भूमिका के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि केमिस्ट्स लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आखिर समझते कैसे हैं? आज हम उसी कमाल के सिस्टम को जानेंगे जो इस पूरे केओस को एक तरतीब देता है, होमोलॉगस सीरीज। तो सवाल ये है कि हमें ऐसे किसी सिस्टम की जरूरत ही क्यों है? होमोलॉगस सीरीज क्या है, ये जानने से पहले चलिए समझते हैं कि यह असल में कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। जरा सोचिए, आप एक ऐसे सुपरमार्केट में हैं जो पूरी तरह से बिखरा हुआ है, साबुन दालों के साथ रखा है और सब्जियों के ढेर में चॉकलेट्स पड़ी हैं। कुछ भी ढूंढना कितना मुश्किल हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, है ना? बिल्कुल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया भी कुछ उस बिखरे हुए सुपरमार्केट जैसी ही है। यहाँ लाखों कंपाउंड्स हैं। अब हर एक की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक एक करके पढ़ना और याद रखना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इस पूरे मेस का, इस ऑर्गेनाइजेशनल बुरे सपने का हल क्या है? यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, होमोलॉगस सीरीज का कॉन्सेप्ट। तो ये होमोलॉगस सीरीज है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक परिवार हो, एक खानदान। इन सब का एक कॉमन सरनेम होता है जो है इनका फंक्शनल ग्रुप, और इसी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी काफी मिलती जुलती हैं। और इस परिवार में एक और मजेदार नियम है, हर अगला सदस्य पिछले वाले से सिर्फ एक CH2 ग्रुप से अलग होता है। कितना आसान और सुलझा हुआ है। तो इस केमिकल खानदान का हिस्सा बनने के लिए हर कंपाउंड को कुछ नियमों को मानना पड़ता है। 3 बहुत ही सीधे साधे नियम। चलिए देखते हैं ये क्या है। पहला नियम, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। यही तो उनकी पहचान है, उनकी केमिकल पर्सनैलिटी। दूसरा नियम, परिवार का हर अगला मेंबर पिछले वाले से बस एक CH2 यूनिट बड़ा होगा। और तीसरा नियम, जैसे जैसे ये फैमिली बड़ी होती जाती है, मतलब कार्बन की चेन लंबी होती जाती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे बॉइलिंग पॉइंट एक प्रिडिक्टेबल तरीके से बदलती हैं। अच्छा, और ये जो -CH2 का लगातार फर्क है ना, इसका एक और मतलब है। इसका मतलब है कि हर अगले मेंबर का मास पिछले वाले से ठीक 14 एटॉमिक मास यूनिट्स ज्यादा होगा। कितना नीट एंड टाइडी सिस्टम है ना? ठीक है, अब जब हम नियम समझ गए हैं तो क्यों ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ फेमस फैमिलीज से मिला जाए, मतलब कुछ कॉमन होमोलॉगस सीरीज से। सबसे पहले मिलते हैं एल्केन फैमिली से। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अब जरा इस टेबल को देखिए। जैसे जैसे हम मीथेन से ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन की तरफ जा रहे हैं, हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल बड़ा हो रहा है और साथ ही बॉइलिंग पॉइंट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देखा, वही प्रेडिक्टेबल पैटर्न। पर कहानी सिर्फ एल्केन पर खत्म नहीं होती। हाइड्रोकार्बन में और भी परिवार हैं। यहाँ देखिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बीच का फर्क। इनके जनरल फॉर्मूले तो अलग हैं ही, पर जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इनके कार्बन बॉन्ड्स में। किसी में सिंगल, किसी में डबल, तो किसी में ट्रिपल। चलिए अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली से मिलते हैं, अल्कोहल्स। मेथनॉल हो, इथेनॉल हो या प्रोपेनॉल, इन सब में क्या कॉमन है? वो है इनका फंक्शनल ग्रुप OH, जिसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। यही इनकी फैमिली आइडेंटिटी है। तो अब सवाल आता है कि ये सारी ग्रुपिंग क्यों? क्या सिर्फ चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में केमिस्ट के हाथ में एक बहुत पावरफुल टूल है, भविष्यवाणी करने का टूल। तो चलिए इस पावर को टेस्ट करते हैं। यहाँ एक सवाल है, C6H10
ये कंपाउंड किस होमोलॉगस सीरीज का हिस्सा है, क्या हम पता लगा सकते हैं? चलिए इस पजल को साथ में सॉल्व करते हैं। देखिए कार्बन एटम है 6, तो हमारा N हो गया 6। अब हाइड्रोजन है 10। अब हम अपने जनरल फॉर्मूला को चेक करते हैं। चलिए एल्काइन वाला फॉर्मूला CnH2n-2 ट्राई करें। यहाँ N की जगह 6 रखते हैं, तो 2 गुणा 6 मतलब 12, और 12 - 2 हुआ 10। अरे वाह, ये तो एकदम फिट बैठ गया। इसका मतलब C6H10 एक एल्काइन है। तो आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, होमोलॉगस सीरीज की वजह से हम केमिकल रिएक्शंस को बेहतर समझ पाते हैं, नए कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगा सकते हैं, और इसका असर फ्यूल से लेकर प्लास्टिक और दवाइयों तक हर जगह देखने को मिलता है। सच तो ये है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट की असली ताकत इसकी प्रिडिक्टिव पावर में ही है। ये हमें उन चीज़ों के बारे में एजुकेटेड गेस लगाने की ताकत देता है जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, और यही चीज़ तो नई खोजों और इनोवेशंस की नींव रखती है। और यहीं पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। जब हमारे पास भविष्यवाणी करने का इतना पावरफुल टूल है, तो सोचिए भविष्य में हम और कौन-कौन से कमाल के नए मटेरियल्स डिजाइन कर सकते हैं। संभावनाएं तो सच में एंडलेस हैं, है ना? एक सोचने वाली बात। सोचिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? एक तरह से ये मॉलिक्यूल्स के साथ खेलने जैसा ही तो है। उन्हें बनाना, तोड़ना और फिर से जोड़कर कुछ नया बना देना। यही वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे चारों ओर की दुनिया बनाते हैं, दवाओं से लेकर प्लास्टिक तक। पर सवाल ये है कि ये सब होता कैसे है? तो फिर ये जो नए नए मॉलिक्यूल्स हैं, ये बनते कैसे हैं? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। हो सकता है ये किसी जादू की तरह लगे, लेकिन इसके पीछे बहुत ही सीधे और लॉजिकल नियम काम करते हैं। जी हां, सिर्फ 3। यकीन मानिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी दुनिया बस इन 3 मेन मूव्स या कह लीजिए दांव पर टिकी है। एक बार इन्हें समझ लिया तो बाकी सब कुछ आसान लगने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उन 3 दावों को समझने से पहले हमें खेल का मैदान समझना होगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मैदान है हाइड्रोकार्बन्स का, जो कि 2 मेन तरह के होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि कार्बन एटम्स आपस में जुड़े कैसे हैं। अगर सभी के बीच सिंगल बॉन्ड्स हैं तो मॉलिक्यूल कहलाता है सैचुरेटेड, मतलब वो पूरी तरह से भरा हुआ है और स्टेबल है। लेकिन अगर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड कहलाता है, और बस यहीं से रिएक्शंस की सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। और बस यही वो एक चीज है जो आगे की हर बात तय करती है। एक मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट करेगा, कौन सा दांव खेलेगा, ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला दाव, एडिशन रिएक्शन। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान किसी पार्टी में घुस जाए, और ऐसा तभी हो सकता है जब दरवाजा पहले से खुला हो, है ना? अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, वही वो खुला हुआ दरवाजा है। एडिशन रिएक्शन में ये डबल बॉन्ड टूटता है और एक नया मॉलिक्यूल आकर उन खाली जगहों पर बस जुड़ जाता है। अच्छा, यहां देखिए ये एक्शन में कैसा दिखता है। पेंटेन टू ईन में एक डबल बॉन्ड है। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो डबल बॉन्ड टूट जाता है। इससे क्या होता है, एक हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप को जुड़ने की जगह मिल जाती है, और नतीजा 2 छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो कुल मिलाके बात यह है, एडिशन रिएक्शंस सिर्फ अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के लिए हैं। वो एक मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ते हैं और 2 चीजों को मिलाकर एक चीज बना देते हैं। कितना सिंपल है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे दूसरे दांव पर। अगर एडिशन पार्टी में घुसने जैसा है तो एलिमिनेशन किसी को पार्टी से बाहर निकालने जैसा है। ये एडिशन का बिल्कुल उल्टा है। तो यहां होता क्या है कि हम एक बड़े मॉलिक्यूल से शुरू करते हैं और उसमें से एक छोटे से हिस्से को एलिमिनेट कर देते हैं, यानी हटा देते हैं, और जैसे ही वो एटम्स निकलते हैं उनकी जगह पर एक नया डबल बॉन्ड बन जाता है। जरा इस उदाहरण को देखिए। ब्यूटेन 2 ऑल से एक हाइड्रोजन यानी H और एक OH ग्रुप को हटाया जा रहा है। ये दोनों मिलकर पानी यानी H2O बना लेते हैं, और मॉलिक्यूल में जहां से वो निकले वहां एक डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह एक मॉलिक्यूल से 2 प्रोडक्ट्स बन गए। तो इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यह है, एलिमिनेशन एडिशन का उल्टा है। इसमें एक चीज से 2 चीजें बनती हैं, और आखिर में हमेशा एक डबल बॉन्ड बनता है जिससे मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड हो जाता है। और अब बारी है हमारे आखिरी और तीसरे दांव की,
सब्स्टिट्यूशन। सोचिए, अगर एडिशन पार्टी में घुसना है और एलिमिनेशन बाहर निकालना, तो सब्स्टिट्यूशन डांस पार्टनर्स बदलने जैसा है। यहां कुछ भी जोड़ा या हटाया नहीं जाता, बस एक एटम या एटम्स का ग्रुप, जिसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं और जो मॉलिक्यूल को उसकी खास पहचान देता है, बाहर निकलता है और ठीक उसी समय एक नया ग्रुप उसकी जगह ले लेता है। सीधी सादी अदला बदली। ये इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इथेनॉल के OH ग्रुप को हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोरीन एटम आके रिप्लेस कर देता है। क्लोरीन OH की जगह ले लेता है और जो OH बाहर निकला वो पानी बना देता है। पर मेन बात है ये अदला बदली। और देखिए, यहीं पर सारी कहानी वापस हमारे पहले नियम पर आ जाती है। सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास तोड़ने के लिए कोई खुला दरवाजा, मतलब कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो उनके लिए रिएक्ट करने का एक ही तरीका बचता है, किसी एक एटम को दूसरे से बदलना। तो अब तक हमने 3 मेन मूव्स देख लिए हैं, एडिशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। अब इन सबको एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि हम एक केमिकल जासूस की तरह इन नियमों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इस टेबल में सब कुछ एक साथ है, जरा देखिए। एडिशन में 2 रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। एलिमिनेशन में 1 रिएक्टेंट टूटकर 2 प्रोडक्ट्स बनाता है और सब्स्टिट्यूशन में 2 रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं। सिर्फ इनकी गिनती करके ही रिएक्शन का टाइप पहचाना जा सकता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। हम इन बॉन्ड्स को अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते, तो एक लैब में कोई कैसे पता लगाएगा कि कोई मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? वेल, इसका जवाब एक खास केमिकल में छिपा है, बायर का अभिकर्मक। ये पोटेशियम परमैंगनेट का एक गहरा बैंगनी यानी पर्पल कलर का घोल होता है। ये रिएजेंट एक केमिकल जासूस की तरह है। ये सिर्फ डबल या ट्रिपल बॉन्ड से ही रिएक्ट करता है, सिंगल बॉन्ड्स को ये छूता भी नहीं। और जब ये रिएक्ट करता है तो एक बहुत साफ विजुअल सुराग छोड़ता है, यानी रंग बदल जाता है। और ये टेस्ट करना बेहद आसान है। सैंपल में बायर्स रिएजेंट की कुछ बूंदें डालिए। अगर सैंपल अनसैचुरेटेड है तो रिएक्शन होगा और बैंगनी रंग गायब हो जाएगा, और अगर सैंपल सैचुरेटेड है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा और रंग बैंगनी का बैंगनी ही रहेगा। ये एक सिंपल सा हाँ या ना टेस्ट है। तो देखा, एडिशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली बातें नहीं हैं। ये केमिस्ट्री के लेगो ब्लॉक्स की तरह हैं, जिनसे साइंटिस्ट हमारे चारों ओर की दुनिया की हर चीज बनाते हैं। ये सोचना वाकई कमाल का है कि इन 3 सिंपल नियमों से और क्या-क्या बनाया जाना मुमकिन है। नमस्कार। कभी सोचा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम इतने जटिल, इतने अजीब क्यों होते हैं? वेल, ये सिर्फ बेतरतीब अक्षर नहीं है। असल में ये हर मॉलिक्यूल की अपनी एक कहानी बयान करते हैं, और आज हम इसी कहानी को पढ़ने का तरीका सीखने वाले हैं। जरा स्क्रीन पर इस नाम को देखिए, 4-अमीनो पेंटानॉइल क्लोराइड। किसी कोड या पहेली जैसा लगता है ना? पर सच तो ये है कि ये एक भाषा है। तो चलिए इस नाम के पीछे छिपे रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, इस भाषा को समझने के लिए कुछ नियम हैं जो एक ग्लोबल सिस्टम से आते हैं, जिसे IUPAC कहते हैं। इसे केमिस्ट्री की दुनिया का व्याकरण समझ लीजिए, जो ये पक्का करता है कि दुनिया का हर साइंटिस्ट एक ही मॉलिक्यूल को एक ही नाम से पहचाने। और इसका महत्व बहुत ज्यादा है। सोचकर देखिए, अगर किसी दवाई के केमिकल का नाम समझने में जरा सी भी चूक हो जाए तो क्या हो सकता है। इसीलिए साइंस और इंडस्ट्री में बिल्कुल साफ साफ बातचीत के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम होना बेहद जरूरी है, ताकि ऐसी कोई भी गंभीर गलती ना हो। तो ठीक है, अपनी इस पहेली को सुलझाने का जो पहला कदम है वो है कार्बोनिल ग्रुप को समझना। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कई सारे मॉलिक्यूल्स का, कह सकते हैं, दिल होता है। चलिए देखते हैं ये है क्या। ये देखने में बड़ा सिंपल है ना? एक कार्बन एटम है जो एक ऑक्सीजन एटम से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, C=O। लेकिन यही छोटा सा ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन जैसे बड़े जरूरी कंपाउंड्स की असली पहचान है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क क्या है? सब कुछ लोकेशन का खेल है। एल्डिहाइड को एक वाक्य की फुल स्टॉप की तरह समझिए, जो हमेशा कार्बन चेन के आखिर में आता है, और वहीं कीटोन एक कॉमा की तरह है, जो चेन के बीच में कहीं भी आ सकता है। और ये केमिस्ट्री सिर्फ लैब की चीज नहीं है। दालचीनी का जो स्वाद होता है वो सिनेमैल्डिहाइड की वजह से है, जो एक एल्डिहाइड है। और नेल पॉलिश रिमूवर में जो एसीटोन इस्तेमाल होता है वो एक कीटोन है। मतलब ये मॉलिक्यूल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं।
चलिए अब इस भाषा के ग्रामर का पहला नियम सीखते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का नाम रखने के लिए सबसे पहले उसकी पेरेंट चेन यानी सबसे लंबी कार्बन की चेन को पहचानना होता है। ये प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला काम, सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढिए जिसमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद हो। दूसरा, उस चेन के नाम के आखिर से ई हटाकर एल्डिहाइड के लिए एल या कीटोन के लिए ओन लगा दीजिए। और तीसरा, चेन को इस तरह नंबर दीजिए कि कार्बोनिल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर मिले। बस नाम का जो बेस है वो तैयार हो गया। लेकिन तब क्या होता है जब एक ही मॉलिक्यूल में कई अलग-अलग तरह के ग्रुप्स मौजूद हों? जैसे एक परिवार में बड़ों का सम्मान होता है, वैसे ही IUPAC ने भी इन ग्रुप्स के लिए एक प्रायोरिटी लिस्ट यानी प्राथमिकता सूची बनाई है। जरा इस टेबल को देखिए। जिस ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उसे राजा माना जाता है और नाम का अंत यानी सफिक्स उसी से तय होता है। बाकी सभी ग्रुप्स को बस नाम के शुरू में यानी प्रीफिक्स में उनकी जगह बताकर जोड़ दिया जाता है। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। अगर एक कार्बन चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ऐसी जगह पर हैं कि नंबरिंग में टाई हो जाए, तो फिर किसे प्रायोरिटी मिलेगी? यहाँ नियम बिल्कुल साफ है। अगर टाई हो जाए तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता मिलती है। इसे याद रखने का एक आसान तरीका भी है। देखिए, अंग्रेजी अल्फाबेट में ई जो ईन से आता है वो वाई यानी वाइन से पहले आता है, तो ईन हमेशा जीतता है। तो अब तक हमने वो सारे नियम जान लिए हैं जो हमारी शुरुआती पहेली को सुलझाने के लिए चाहिए। तो चलिए वापस चलते हैं 4 अमीनो पेंटेनॉइल क्लोराइड पर और इसे डिकोड करते हैं। नाम को पीछे से पढ़ना शुरू करते हैं। पेंटान, इसका मतलब है 5 कार्बन्स की चेन। और ऑयल क्लोराइड हमें ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप एसिड क्लोराइड है। ये वो ग्रुप है जिसमें कार्बोनिल कार्बन से एक क्लोरीन एटम जुड़ा होता है। अब नाम के शुरू में आते हैं 4 अमीनो। इसका सीधा सा मतलब है कि चौथे कार्बन पर एक अमाइन ग्रुप लगा है। प्रायोरिटी वाला नियम याद है? क्योंकि एसिड क्लोराइड की प्रायोरिटी एमीन से ज्यादा है, इसलिए एमाइन ग्रुप मेन नाम का हिस्सा नहीं बन सकता। वो बस एक प्रीफिक्स बनकर अपनी लोकेशन बता रहा है। और बस हो गया, पहले सुलझ गई। और यही इस पूरे सिस्टम का असली मकसद है। जैसा कि ये कोटेशन बताता है, इसका मकसद केमिस्ट्री के लिए एक ऐसी साफ सुथरी भाषा बनाना है जो हर केमिकल को एक यूनिक पहचान दे, ताकि दुनिया भर के वैज्ञानिक बिना किसी कंफ्यूजन के एक दूसरे के काम को समझ सकें। तो अगली बार जब कोई जटिल ऑर्गेनिक नाम सामने आए तो घबराने की जरूरत नहीं। याद रखिए, वो कोई कोड नहीं है, वो एक कहानी है। और अब उस कहानी को पढ़ने की कुंजी हमारे पास है। ये समझ हमें अपने चारों ओर की मॉलिक्यूलर दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए के देखने की ताकत देती है। नमस्कार। कभी सोचा है कि आग जो हमारे चारों ओर है असल में काम कैसे करती है? ये वो केमिकल रिएक्शन है जो हमारे इंजनों को पावर देती है, हमारे किचन के चूल्हों को जलाती है। इसी को दहन या कंबस्चन कहते हैं। पर क्या हर आग एक जैसी होती है? चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही होगा। एक ही प्रोसेस है, जलना, लेकिन रंग इतने अलग अलग। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये लौ का रंग हमें असल में क्या कहानी बता रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये दहन यानी कंबस्चन आखिर है क्या। इसे फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच एक कह सकते हैं एक हाई एनर्जी डांस की तरह समझिए, जिससे गर्मी और रोशनी पैदा होती है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहीं से हमें हमारे सवाल का जवाब मिलना शुरू होगा। तो इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इसके फ्यूल को समझना होगा। और हमारे इस केस में जो मुख्य सस्पेक्ट हैं वो हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हाइड्रोकार्बन बने होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से। ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर फ्यूल्स का बेस हैं। सोचिए, नेचुरल गैस, पेट्रोल, यहाँ तक कि मोमबत्ती की मोम भी। पर सारे हाइड्रोकार्बन एक जैसे नहीं होते। कुछ होते हैं सैचुरेटेड, जैसे हमारे गैस स्टोव की मीथेन। इनके बॉन्ड्स काफी मजबूत होते हैं और ये बहुत सफाई से जलते हैं, जिससे निकलती है वो नीली लौ। दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे मोमबत्ती में पाए जाने वाले, उनके बॉन्ड्स थोड़े कमजोर होते हैं और इसी वजह से वो अक्सर एक पीली और धुएं वाली लौ के साथ जलते हैं। ये हमारी मिस्ट्री का एक बहुत बड़ा क्लू है।
अच्छा, अब बात करते हैं कहानी के दूसरे सबसे अहम किरदार की, ऑक्सीजन। फ्यूल तो है, पर जलेगा कैसे? ये बहुत कुछ ऑक्सीजन पर ही निर्भर करता है। हमारी हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है। सुनने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन कंबशन के लिए ये सबसे जरूरी चीज है। इसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी ही सच कहूं तो सब कुछ बदल देती है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यही है, कितनी ऑक्सीजन मौजूद है। ये गेटकीपर की तरह है जो ये कंट्रोल करती है कि रिएक्शन पूरी होगी यानी साफ सुथरी, या फिर अधूरी रह जाएगी जिसका नतीजा गंदा और खतरनाक होता है। तो अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, जब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा के हिसाब से दो बिल्कुल अलग अलग नतीजे निकल सकते हैं। देखिए, ये फर्क बहुत सीधा सा है। जब फ्यूल को जलने के लिए भरपूर जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है तो होता है कंप्लीट कंबशन। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी हो तो कंबशन अधूरा रह जाता है, जिसे इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। ये छोटा सा फर्क है, पर इसके नतीजे जमीन आसमान के होते हैं। और नतीजे ये हैं, कंप्लीट कंबस्शन में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है और सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है। वहीं दूसरी तरफ इनकम्प्लीट कंबस्शन से बनती है खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड और कालिख, और हाँ, एनर्जी भी बहुत कम निकलती है। अगर इसे केमिस्ट्री की नज़र से देखें तो प्रोपेन गैस जब पूरी तरह जलती है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। लेकिन जब मीथेन गैस यानी नेचुरल गैस को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो कालिख यानी कार्बन के छोटे छोटे कण पैदा करती है। यही वो कालिख है जो हमें मोमबत्ती की लौ में दिखती है। इनकम्प्लीट कंबस्शन का सबसे खतरनाक बाय प्रोडक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि इसकी ना कोई महक होती है और ना ही कोई रंग। ये इतनी खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये हमारे खून में मौजूद हीमोग्लोबिन से चिपक जाती है। ये वही हीमोग्लोबिन है जिसका काम शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना है। पर कार्बन मोनोऑक्साइड इससे इतनी मजबूती से जुड़ती है कि ऑक्सीजन के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इसीलिए इनकम्प्लीट कंबस्शन जानलेवा भी हो सकता है। तो अब वक्त आ गया है सारे सुरागों को एक साथ जोड़ने का और हमारे शुरुआती सवाल का जवाब ढूंढने का, और साथ ही ये समझने का कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। और अब हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब, गैस स्टोव की नीली लौ का मतलब है कंप्लीट कंबशन। ये गर्म, एफिशिएंट और साफ होती है। वहीं मोमबत्ती की पीली लौ इनकम्प्लीट कंबशन का सिग्नल है। ये पीला रंग असल में कालिख के वो छोटे छोटे कण हैं जो इतने गर्म हो गए हैं कि चमकने लगे हैं। हमारी अपनी जिंदगी में ये बातें बहुत मायने रखती हैं। गैस स्टोव की नीली लौ का मतलब है कि खाना बनाने में एनर्जी बर्बाद नहीं हो रही। मोमबत्ती की पीली लौ हमें रोशनी तो देती है, पर यह भी बताती है कि दहन अधूरा है। और सबसे जरूरी, घर में कोई खराब हीटर या फर्नेस हो तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, जो एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा है। और बड़े स्केल पर देखें तो गाड़ियों के इंजन को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कंबस्शन हो ताकि पूरी पावर मिले। इनकम्प्लीट कंबस्शन से निकलने वाली कालिख और जहरीली गैसें ही वायु प्रदूषण की एक बड़ी वजह हैं। और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कंप्लीट कंबस्शन से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड भी एक बड़ी ग्रीन हाउस गैस है जो क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है। तो कुल मिलाकर ये सब एक बैलेंसिंग एक्ट है। कंप्लीट कंबस्शन हमें एनर्जी देता है लेकिन क्लाइमेट पर असर डालता है। इनकम्प्लीट कंबस्शन हमारी एनर्जी बर्बाद करता है और हवा को जहरीला बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपनी एनर्जी की ज़रूरतों और एक साफ सुथरे ग्रह के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की ज़रूरत है। नमस्कार, सफाई के विज्ञान की इस दुनिया में स्वागत है। आज हम दो बहुत ही आम चीज़ों के पीछे की दिलचस्प केमिस्ट्री को समझने वाले हैं, साबुन और डिटर्जेंट। कभी सोचा है कि तेल या चिकनाई को सिर्फ सादे पानी से क्यों नहीं धोया जा सकता? हम सबने ये महसूस किया है, तेल और पानी ये तो कभी मिलते ही नहीं, और यही छोटा सा सच सफाई की पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज है। तो आखिर इसके पीछे साइंस क्या है? आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो 6 हिस्सों में बटी है। हम सबसे पहले समझेंगे कि असली समस्या है क्या, फिर देखेंगे कि पुराने ज़माने में साबुन से इसका हल कैसे निकाला गया और उस हल की क्या सीमाएं थीं। इसके बाद हम डिटर्जेंट के दौर में चलेंगे और हाँ, इसके पर्यावरण पर असर को भी जानेंगे। और आखिर में ये देखेंगे कि आज के ज़माने में हमारे लिए सबसे सही क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सफाई की सबसे बड़ी और बुनियादी चुनौती से। ये एक सीधा सा फैक्ट है
कि तेल और पानी भाई इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, और यही बात पूरी कहानी की जड़ है। सही बात है। साइंटिफिक भाषा में तेल को कहते हैं हाइड्रोफोबिक। इसका मतलब है पानी से डरने वाला। तो तेल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो पानी से दूर भागते हैं। अब इन दोनों को मिलाने के लिए हमें चाहिए एक बिचौलिया, मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जो दोनों से दोस्ती कर सके। और यही एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसे कहते हैं सरफेक्टेंट। ये हमारी पूरी सफाई की कहानी का हीरो है। सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो तेल और पानी के बीच एक पुल जैसा बना देते हैं। इससे होता यह है कि गंदगी को पकड़कर पानी के साथ बहाना मुमकिन हो जाता है। और मजे की बात यह है कि साबुन और डिटर्जेंट दोनों ही सरफेक्टेंट हैं। तो अब जब ये समझ आ गया है कि हमें एक सरफेक्टेंट की जरूरत क्यों है, तो चलिए बात करते हैं इंसानों के सबसे पहले और सबसे मशहूर हल की, यानी कि साबुन की। वैसे साबुन कोई नई चीज नहीं है। अरे हम तो इसे हजारों सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। सोचिए, प्राचीन बेबीलोनिया के लोगों के पास भी इसका कोई ना कोई रूप मौजूद था, और तब से लेकर आज तक जो बेसिक आइडिया है ना, वो ज्यादा बदला नहीं है। इस जादुई प्रोसेस का एक नाम भी है, साबुनीकरण या सपोनिफिकेशन। और जानते हैं इसकी सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये पूरी तरह से कुदरती चीजों से बनता है, बस फैट यानी वसा और एक एल्कली यानी क्षार। तो ये बनता कैसे है? बहुत सिंपल है। कोई भी फैट या तेल लिया जाता है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा कोई एल्कली मिलाते हैं और फिर उसे गर्म कर देते हैं। जब ये रिएक्शन पूरा होता है तो हमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो साबुन और दूसरा एक बहुत काम का बाय प्रोडक्ट ग्लिसरॉल, जो कि एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर है और स्किन केयर प्रोडक्ट्स में खूब इस्तेमाल होता है। तो ये बिचौलिया मॉलिक्यूल आखिर काम कैसे करता है? जरा सोचिए। साबुन के मॉलिक्यूल के दो सिरे होते हैं। एक सिरा जिसे तेल से प्यार है, वो तेल और चिकनाई को जोर से पकड़ लेता है, और दूसरा सिरा जिसे पानी से प्यार है, वो पानी को पकड़ लेता है। तो जब हम धोते हैं तो तेल वाला सिरा गंदगी को पकड़ता है और पानी वाला सिरा पानी के साथ मिलकर उस गंदगी को बहा ले जाता है ना? एकदम सिंपल और शानदार। तो हजारों सालों तक साबुन एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन था। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। एक नई चुनौती सामने आई जिसने इसकी कमियों को उजागर कर दिया। ये प्रॉब्लम हर जगह तो नहीं है, लेकिन जहां भी है वहां ये बहुत बड़ी सिरदर्दी है। हम बात कर रहे हैं कठोर जल या हार्ड वाटर की, और यही साबुन की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो ये हार्ड वाटर आखिर है क्या भला? देखिए, ये बस ऐसा पानी है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स घुले होते हैं, खासकर कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये वही मिनरल्स हैं जो नलों पर और शावर पर सफेद सफेद दाग छोड़ जाते हैं। और असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। जब साबुन के मॉलिक्यूल्स इन कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलते हैं तो वो मिलकर एक चिपचिपा सा पदार्थ बनाते हैं जो पानी में घुलता नहीं है। इसी को हम कहते हैं सोप स्कम या साबुन का मैल। ये न सिर्फ सफाई के काम को बिगाड़ता है, बल्कि टाइल्स, कपड़ों या तक कि स्किन पर भी एक परत छोड़ जाता है। तो जाहिर है सोप स्कम की इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक नए आविष्कार की जरूरत थी, और यहीं से कहानी में एंट्री होती है आज के जमाने के क्लीनिंग हीरो की, डिटर्जेंट। ये भी एक काफी दिलचस्प कहानी है। डिटर्जेंट का आविष्कार असल में जरूरत की वजह से हुआ यूं कि पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान साबुन बनाने के लिए जरूरी फैट्स और ऑयल्स की भारी कमी हो गई, तो जर्मन केमिस्ट्स ने लैब में ही इसका एक सिंथेटिक विकल्प तैयार कर लिया। और यहीं पर इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। साबुन आता है कुदरती, रिन्यूएबल चीजों से, वहीं दूसरी तरफ डिटर्जेंट पूरी तरह से सिंथेटिक होते हैं। इन्हें लैब में खास तौर पर एक ही मकसद के लिए डिजाइन किया गया है, और वो मकसद है हार्ड वाटर में भी असरदार तरीके से काम करना। तो डिटर्जेंट ने हार्ड वाटर की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन इसके साथ कुछ नए सवाल भी खड़े हो गए, खास तौर पर ये कि हमारे पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ता है। चलिए इन दोनों की सीधी सीधी तुलना करते हैं। देखिए, हार्ड वाटर में डिटर्जेंट का परफॉर्मेंस जबरदस्त है और ये कोई मैल भी नहीं छोड़ता। लेकिन जब बात आती है कि ये बनते किस चीज से हैं और पर्यावरण में कितनी आसानी से घुल मिल जाते हैं, तो वहां साबुन अक्सर एक बेहतर इको फ्रेंडली ऑप्शन नजर आता है। ये आंकड़ा देखिए, काफी दमदार है। EPA यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक जो पारंपरिक साबुन कुदरती तेलों से बनते हैं वो लगभग 100% बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसका मतलब है कि वो पर्यावरण के लिए काफी सेफ हैं। शुरू में जो डिटर्जेंट आए थे वो पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थे। उनमें फॉस्फेट्स हुआ करते थे जो नदियों और तालाबों को बहुत नुकसान पहुंचाते थे। अच्छी बात यह है कि अब नियमों और लोगों में जागरूकता की वजह से ज्यादातर मॉडर्न डिटर्जेंट्स फॉस्फेट फ्री होते हैं,
लेकिन हाँ, बायोडिग्रेडेबिलिटी का मुद्दा अभी भी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की सफाई के लिए आखिर चुने क्या? चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। देखिए, मामला काफी सीधा है। पर्सनल हाइजीन के लिए, मतलब नहाने धोने के लिए, कुदरती साबुन बेस्ट है। वो स्किन के लिए जेंटल होता है। लेकिन जब बात आती है कपड़े या बर्तन धोने की, जहां हार्ड वाटर एक प्रॉब्लम हो सकता है, वहां डिटर्जेंट कहीं ज्यादा असरदार है। सीधी सी बात है, सही काम के लिए सही टूल चुनना है। तो आखिर में बस यही कहेंगे कि सफाई के पीछे की इस साइंस को समझना हमें बेहतर फैसले लेने की ताकत देता है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी तरह सफाई करती है, सवाल ये भी है कि हमारी पसंद का हमारी सेहत पर और हमारे प्लैनेट पर क्या असर पड़ता है। तो अगली बार जब सफाई का सामान चुनें तो ये ज़रूर सोचिएगा कि चुनना क्या है, सिर्फ असरदार सफाई या टिकाऊ सफाई। तो कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज, पानी से लेकर प्लास्टिक तक, आखिर एक दूसरे से जुड़ी कैसे रहती है? इसका जवाब छिपा है केमिस्ट्री के एक बेहद मजबूत और खास कनेक्शन में, जिसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स। चलिए आज इसी कनेक्शन की दुनिया में उतरते हैं। इस बात को समझने के लिए ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे लोग एक दूसरे का हाथ थामकर एक चेन बना लेते हैं, ठीक वैसे ही एटम्स यानी परमाणु एक दूसरे से जुड़कर इस दुनिया की हर चीज बनाते हैं। कनेक्शन ही सब कुछ है। अब देखिए, एटम्स के पास जुड़ने के मोटे तौर पे दो रास्ते होते हैं। पहला है आयनिक बॉन्ड। इसमें एक एटम दानी बन जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को हमेशा के लिए दे देता है। और दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ लेन देन नहीं बल्कि साझेदारी होती है। एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और आज हमारी कहानी इसी साझेदारी की है। तो चलिए इस शेयरिंग यानी साझेदारी की असली ताकत को जरा और करीब से समझते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड आखिर है क्या भला? ये असल में एक केमिकल पार्टनरशिप है। इसमें एटम्स अपने सबसे बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि दोनों के दोनों स्टेबल हो जाएं, मतलब उनका बाहरी शेल भर जाए। एकदम विन विन सिचुएशन। और मजे की बात यह है कि ये जो शेयरिंग है ना, ये भी अलग अलग लेवल की होती है। कभी कभी एटम सिर्फ एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, उसे हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड। कभी दो जोड़ी शेयर करते हैं तो बन जाता है डबल बॉन्ड। और कभी कभी तो तीन तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो जाते हैं, जिससे बनता है एक बेहद मजबूत ट्रिपल बॉन्ड। चलिए अब इस कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं, क्योंकि ये जो साझेदारी है ये हमेशा बराबरी की नहीं होती। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये पार्टनरशिप हमेशा 50-50 की होती है? क्या दोनों एटम शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स पर बराबर का हक जताते हैं? इस सवाल का जवाब छिपा है एक शब्द में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कुछ और नहीं बल्कि किसी एटम की वो अंदरूनी ताकत है जिससे वो शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। इसे आप एटम की पुलिंग पावर भी कह सकते हैं। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी एकदम साफ हो जाएगी। अगर दोनों एटम्स की खींचने की ताकत यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर है तो शेयरिंग बराबरी की होगी। अगर एक की ताकत दूसरे से थोड़ी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। और अगर ये फर्क बहुत ही ज्यादा हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से छीन ही लेता है और बॉन्ड कोवैलेंट न रहकर आयोनिक बन जाता है। तो बस इसी खींचतान का नतीजा ये होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड्स के भी दो मेन टाइप बन जाते हैं। पहला है नॉन पोलर। यहाँ रस्साकशी का खेल ड्रॉ हो जाता है और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहते हैं। दूसरा है पोलर, जहाँ एक ज्यादा ताकतवर एटम जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इससे उस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब एक और बहुत ही दिलचस्प बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की ये शेयरिंग सिर्फ एटम्स को जोड़ती नहीं है, बल्कि ये भी तय करती है कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल 3D स्पेस में कैसा दिखेगा, उसका शेप कैसा होगा। और इस शेप को समझने के लिए केमिस्ट्स एक कमाल का आइडिया इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इसे ऐसे समझिए कि एटम अपने ऑर्बिटल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स के घरों को आपस में मिक्स करके बिल्कुल नए और एक जैसे घर बना लेता है। ऐसा क्यों? ताकि वो ज्यादा मजबूत और स्टेबल बॉन्ड बना सके। इसमें सबसे कॉमन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलकर 4 नए एक जैसे sp3 ऑर्बिटल बनाते हैं। इससे जो शेप बनता है वो है टेट्राहेड्रल, एक पिरामिड जैसा।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मीथेन गैस CH4, जिसमें बॉन्ड्स के बीच का एंगल हमेशा 109.5 डिग्री होता है। फिर आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। नतीजा क्या होता है? एक फ्लैट तिकोना शेप, जिसे हम ट्राइगोनल प्लेनर कहते हैं। इसमें सारे एटम्स एक ही प्लेन में होते हैं और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। ये शेप अक्सर उन मॉलिक्यूल्स में दिखता है जिनमें डबल बॉन्ड हो, जैसे कि इथीन। और आखिर में है sp हाइब्रिडाइजेशन, जो सबसे सीधा साधा है। इसमें बस एक s और एक p ऑर्बिटल मिलते हैं और एक सीधी लाइन बना देते हैं। इसे लीनियर शेप कहते हैं, जिसमें एंगल होता है पूरे 180 डिग्री का। ये आपको ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स में मिलेगा, जैसे कि एसिटिलीन गैस। अच्छा, इन सभी बॉन्ड्स और शेप्स की दुनिया का अगर कोई एक सुपरस्टार है तो वो है कार्बन। पता है क्यों? क्योंकि कार्बन के पास एक सुपर पावर है, जिसे कहते हैं कैटेनेशन। ये कुछ और नहीं बल्कि कार्बन की अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम से जुड़कर लंबी से लंबी और बहुत ही मजबूत चेन और रिंग्स बनाने की काबिलियत है। दुनिया में जो लाखों तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो सब इसी सुपर पावर की देन हैं। तो सवाल ये है कि कार्बन ऐसा कर कैसे लेता है? इसका राज छिपा है कार्बन कार्बन बॉन्ड की जबरदस्त मजबूती में। ये बॉन्ड इतना टिकाऊ होता है कि ये बड़े से बड़े और मुश्किल से मुश्किल मॉलिक्यूल्स की रीढ़ की हड्डी बन सकता है, बिना टूटे। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। कार्बन के ही ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम के बॉन्ड्स की ताकत कार्बन के सामने कहीं नहीं टिकती। कार्बन कार्बन बॉन्ड इन सबसे कहीं ज्यादा मजबूत है। और यही वजह है कि पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम इस ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, कैटेनेशन यानी ये लंबी चेन बनाने की ताकत तेजी से कम होती जाती है। इस मामले में कार्बन का कोई मुकाबला ही नहीं है, वो अपनी लीग में अकेला है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एटम के लेवल पर होने वाली ये सारी कहानी, ये बॉन्ड्स और शेप्स हमारी असली दुनिया पर क्या असर डालते हैं? उन चीज़ों पर जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। देखिए, कोवैलेंट बॉन्डिंग का सीधा असर हमें इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में दिखता है। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का खिंचाव आयोनिक कंपाउंड्स जितना मजबूत नहीं होता, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अक्सर कम होता है। ये ज्यादातर नरम होते हैं, पानी में आसानी से नहीं घुलते, और क्योंकि इनके पास घूमने के लिए आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये बिजली के भी अच्छे कंडक्टर नहीं होते। तो कुल मिलाकर बात ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड ये सिर्फ केमिस्ट्री की किताब का कोई चैप्टर नहीं है, ये तो हमारे जीवन का आर्किटेक्ट है। वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारा DNA, सब कुछ इसी शेयरिंग के सिद्धांत पर बना है। तो सोचने वाली बात ये है कि जब हम इन कनेक्शंस को और भी बेहतर ढंग से समझेंगे, तो आने वाले कल में हम और क्या-क्या कमाल की चीजें बना पाएंगे। हम सब हर रोज सफाई के लिए साबुन या डिटर्जेंट जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इन मामूली सी दिखने वाली चीजों के पीछे कितना गहरा विज्ञान छिपा हो सकता है? तो आज चलिए इसी अनदेखे विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और साबुन और डिटर्जेंट के बीच के असली फर्क को समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, बाथरूम में रखी साबुन की टिकिया और वॉशिंग मशीन में डाला जाने वाला डिटर्जेंट, दोनों का काम तो सफाई करना ही है ना? पर असल में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और ये फर्क सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि इनकी पूरी केमिस्ट्री में, इनकी आत्मा में है। तो इसका सबसे सीधा साधा जवाब तो यही है। साबुन, जो हजारों सालों से हमारे साथ है, वो बनता है कुदरती चीजों से, जैसे जानवरों की चर्बी या पेड़ पौधों के तेल से। वहीं दूसरी तरफ डिटर्जेंट एक मॉडर्न चीज है। इसे बनाया जाता है सिंथेटिक केमिकल से, जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। इसका आविष्कार तब हुआ जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेल और चर्बी की बहुत कमी हो गई थी। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। इनके बीच का असली राज छिपा है इनके केमिकल स्ट्रक्चर में। एक तरफ है प्राकृतिक लवण और दूसरी तरफ सिंथेटिक सर्फेक्टेंट। यहीं से साबुन और डिटर्जेंट के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। साबुन बनाने की जो प्रक्रिया है, उसे साबुनीकरण कहते हैं। ये एक बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी केमिकल रेसिपी है। इसमें बस किसी तेल या चर्बी को एक एल्कली यानी एक क्षार के साथ मिलाया जाता है, और इस रिएक्शन के बाद हमें दो चीजें मिलती हैं। एक तो हमारा साबुन, और साथ में ग्लिसरॉल, जो अपने आप में एक बहुत काम की चीज है। अब जरा इनके मॉलिक्यूलर लेवल पे झांकते हैं। देखिए, साबुन का जो मॉलिक्यूल है वो असल में एक फैटी एसिड सॉल्ट है। इसका जो काम करने वाला सिरा है उसे कार्बोक्सिलेट कहते हैं। वहीं दूसरी ओर डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल सल्फोनेट ग्रुप पर टिका है।
सुनने में ये बहुत छोटा सा फर्क लगता है ना? पर यकीन मानिए, अणुओं के लेवल पर हुआ ये मामूली सा बदलाव ही सब कुछ बदल देता है। इसी एक फर्क ने पूरी क्लीनिंग इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। तो सवाल उठता है कि अगर साबुन इतना अच्छा और नेचुरल है, तो फिर हमें डिटर्जेंट बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? यहीं पर कहानी में एक विलन की एंट्री होती है, एक ऐसी चीज जो साबुन की सबसे बड़ी कमजोरी है, कठोर जल यानी हार्ड वाटर। और वो विलेन है हार्ड वाटर। ये वो पानी होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में घुले होते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में ये एक आम समस्या है और साबुन के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो होता क्या है, जैसे ही साबुन हार्ड वाटर के संपर्क में आता है, उसका वो कार्बोक्सिलेट ग्रुप पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर जाता है और इस रिएक्शन से एक ऐसी चीज बनती है जो पानी में घुलती नहीं। हम उसे आम भाषा में साबुन का मैल या स्कम कहते हैं। ये न सिर्फ सफाई की ताकत को कम कर देता है, बल्कि कपड़ों और सतहों पर एक चिपचिपी परत भी छोड़ देता है। और ठीक इसी मोड़ पर डिटर्जेंट एक हीरो बनकर सामने आया। याद है उसका सल्फोनेट ग्रुप? वो इतना स्मार्ट है कि हार्ड वाटर के मिनरल्स के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि डिटर्जेंट पर हार्ड वाटर के विलन का कोई असर नहीं होता और वो अपनी पूरी ताकत से सफाई करता है बिना कोई मैल या स्कम बनाए। और इस एक खूबी का असर कितना बड़ा था? इतना बड़ा कि आज सिर्फ अमेरिका के साबुन और डिटर्जेंट मार्केट को ही देखें तो उसका लगभग 65% हिस्सा अकेले हेवी ड्यूटी लॉन्ड्री डिटर्जेंट के कब्जे में है। ये आंकड़ा बताता है कि ये कितना बड़ा और जरूरी सुधार था। अच्छा, तो अब जब हम इनका विज्ञान समझ गए हैं, तो चलिए एक छोटी सी फैक्ट्री टूर पर चलते हैं। देखते हैं कि ये रोजमर्रा की चीजें आखिर बनती कैसे हैं। इनकी बनाने की प्रक्रिया भी इनके मॉलिक्यूल्स की तरह ही एक दूसरे से काफी अलग है। आज साबुन बनाने का तरीका पुराने जमाने की केतली वाली विधि से बहुत आगे निकल चुका है। अब एक मॉडर्न कंटिन्यूअस प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। इसमें पहले हाई प्रेशर पानी से फैट को तोड़कर फैटी एसिड निकाले जाते हैं, फिर इन एसिड्स को एल्कली से मिलाकर साबुन तैयार किया जाता है और आखिर में इसमें परफ्यूम और दूसरी चीजें मिलाकर उसे टिकिया का शेप दे दिया जाता है। वहीं डिटर्जेंट पाउडर बनाना एक बहुत ही बड़े स्केल की इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। सोचिए, पहले सारे लिक्विड और पाउडर इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट या स्लरी बनाई जाती है। फिर इस स्लरी को एक बहुत ही ऊंचे टावर के टॉप से हाई प्रेशर पर स्प्रे किया जाता है और जैसे ही ये नीचे गिरती है, नीचे से आती गर्म हवा इसे तुरंत सुखाकर पाउडर के दानों में बदल देती है। तो डिटर्जेंट ने हार्ड वाटर की समस्या तो हल कर दी, पर हमारी कहानी में एक और मोड़ आया, एक ऐसा नतीजा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पर्यावरण पर इसका असर। सिंथेटिक डिटर्जेंट के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ने कुछ नई चिंताएं पैदा कर दी। देखिए, 1950 के दशक में जो शुरुआती डिटर्जेंट बने थे, वो पर्यावरण में आसानी से खत्म नहीं होते थे। नतीजा, दुनिया भर की नदियों और झीलों में झाग के बड़े बड़े पहाड़ बनने लगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। फिर 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक नया फॉर्मूला LAS बनाया, जिसे बैक्टीरिया आसानी से हजम कर सकते थे और इससे यह समस्या सुलझ गई। एक मुश्किल हल हुई ही थी कि एक और ने सिर उठा लिया, और ये नई समस्या थी डिटर्जेंट में इस्तेमाल होने वाले फॉस्फेट। इसने एक बिल्कुल नए तरह का पर्यावरणीय संकट खड़ा कर दिया। फॉस्फेट्स पानी को नरम करने और सफाई को बेहतर बनाने में कमाल का काम करते थे, लेकिन जब ये डिटर्जेंट वाला पानी नदियों और झीलों में पहुंचता था, तो ये वहां काई और शैवाल के लिए खाद का काम करता था। इससे पानी में इतनी ज्यादा काई जम जाती थी कि वो पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेती थी और मछलियां और दूसरे जलीय जीव मरने लगते थे। इसी वजह से आज कई देशों में फॉस्फेट वाले डिटर्जेंट पर बैन लगा हुआ है। पर अच्छी खबर यह है कि टेक्नोलॉजी ने इस मामले में हमारी काफी मदद की है। ये चार्ट देखिए, ये साफ दिखाता है कि कैसे साइक्लोन और वेट स्क्रबर जैसे पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगाने से डिटर्जेंट फैक्ट्रियों से निकलने वाले हानिकारक कणों को 99% से भी ज्यादा कम किया जा सकता है। ये एक बड़ी जीत है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब असली सवाल पर आते हैं कि हमें कब क्या इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं इस मॉडर्न गाइड के साथ। तो किसे चुनें? देखिए, बहुत सिंपल है। पर्सनल हाइजीन के लिए यानी नहाने धोने के लिए साबुन सबसे अच्छा है। ये नेचुरल है और स्किन के लिए जेंटल होता है। अब आते हैं डिटर्जेंट पर। जो सबसे कॉमन है वो है एनायोनिक। ये कपड़ों की जबरदस्त सफाई के लिए बने हैं। फिर आते हैं कैटायोनिक डिटर्जेंट। ये कपड़ों को नरम करते हैं और कीटाणुओं को भी मारते हैं, इसलिए ये फैब्रिक सॉफ्टनर में पाए जाते हैं।
और आखिर में है नॉन आयोनिक। ये चिकनाई हटाने के एक्सपर्ट हैं और झाग कम बनाते हैं, इसलिए ये डिशवॉशर और कुछ खास तरह के लॉन्ड्री लिक्विड के लिए परफेक्ट हैं। तो कुल मिलाकर सफाई का भविष्य सिर्फ शक्तिशाली केमिकल फॉर्मूलों में नहीं है, बल्कि ये एक संतुलन खोजने के बारे में है। एक ऐसा संतुलन जहां हमें बेहतरीन सफाई भी मिले और साथ ही हम अपने पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रख सकें। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जैसे जैसे हम पर्यावरण को लेकर और जागरूक हो रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि सफाई का भविष्य वापस अपने अतीत जैसा दिखने लगे? क्या हम फिर से प्राकृतिक और सरल समाधानों की तरफ लौटेंगे? ये सोचने वाली बात है ना?